नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनी एग्जाम के इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम 13 और 14 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं, चर्चा करते हैं कि आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वो हैं क्या। तो जो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है 2024 का नोबेल का शांति पुरस्कार। ये एक जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को दिया गया है और ये जो संगठन है वो हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु जो हमला हुआ था उसमें बचे लोगों का एक समूह है। और ये जो समूह है ये लगातार परमाणु निशस्त्रीकरण पर अपना कार्य कर रही है और परमाणु हथियारों को मानवता के लिए किस तरीके से विनाशकारी है उन पर काम कर रही है। तो आइए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट इसमें। वर्ष 2024 का नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को दिया गया है। और ये जो है हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले में जो बचे हुए लोगों का एक समूह है। तो आप जानिए निहोन हिडानक्यो क्या है। एक समूह है जो हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले में जो बचे हुए लोग थे वो उनसे संबंधित है। ठीक है। और यह संगठन जो है उसका कार्य क्या है? यह संगठन परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए दुनिया भर में जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। और इसके साथ इसके जो समूह के सदस्य हैं जिनको क्या बोला जाता है? जिनको हिबाकुसा कहा जाता है। इस समूह के सदस्यों को हिबाकुसा बोला जाता है। और इन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से, क्योंकि इन पर हमले हुए थे, ये उससे बचकर निकले हैं, बचे हुए लोग हैं, तो ये जानते हैं कि कितना विनाशकारी है। तो अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार माध्यम से ये संदेश देते हैं कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल मानवता के लिए कितना विनाशकारी है। आप लोग जानते होंगे 1945 में अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। और उसके बाद जो उसके विकिरण हुए परमाणु हथियारों का जो रेडिएशन था उसके बाद भी उसका विनाशकारी प्रभाव देखा गया है। तो विकिरणों का जो प्रभाव है विनाशकारी उसको भी बहुत दिनों तक देखा गया है। तो इनका ये जो समूह है निहोन हिडानक्यो वो कार्य करता है परमाणु हथियारों के निशस्त्रीकरण पर कार्य करता है और परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभाव के बारे में बताता है। इस पुरस्कार के जरिए निहोन हिडानक्यो को उन महत्वपूर्ण कोशिशों को सराहा गया है जो उन्होंने परमाणु हथियारों के विरोध के लिए वैश्विक अभियान चलाया है और उसके साथ है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर नैतिक प्रतिबंध लगाने और की मांग की है। और इसके साथ ही समूह ने हर साल संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर परमाणु निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो परमाणु निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर जो निहोन हिडानक्यो जो जापान का एक समूह है जो हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमले में जो बचे हुए लोगों का समूह है उसके जो कार्य है उनके कार्यों को शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 का दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो मिला है जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो। अब हम अपने सेकंड न्यूज की तरफ चलते हैं। ये है आपका द हिंदू से लिया गया है और इसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जो है वो हटा दिया गया है। क्योंकि अभी जानते होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में JNK में अभी चुनाव हुआ था हाल में और इसके परिणाम आ गए हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो प्रमुख पार्टी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके संगठन को उनको बहुमत प्राप्त हुआ है और वो सरकार बनाने के प्रस्ताव को लेकर राज्यपाल के समक्ष उपस्थित होंगे। तो जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बननी है तो उस सरकार के बनने से पहले जो वहां पर 2019 से जब से धारा 370 हटने के बाद 2019 से वहां पर राष्ट्रपति शासन चल रहा था, तो उस राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने उस राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दिया है। और इसके साथ ही अब जो नई सरकार है उसके बनने का रास्ता साफ हो गया है। तो अब कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वहां की जो बहुमत की पार्टी है वो अपना एक विधायक दल का नेता चुनेगी जिसको उमर अब्दुल्ला चुने गए हैं, तो वो वहां के मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो इंपॉर्टेंट है लगभग 2019 से 6 वर्षों से जो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में उसकी समाप्ति हो गई है। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट और है क्या। तो इंपॉर्टेंट अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया है, रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है या खुशहाली इंडेक्स है तो इन सब में क्या रैंकिंग है। और
प्रसन्नता इंडेक्स है, ठीक है, उसके इसमें क्या रैंकिंग है, प्रेस की स्वतंत्रता क्या में क्या रैंकिंग है। तो इसी दृष्टिकोण से आप देखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI है, उसमें भारत को 127 देशों में 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो 105वां स्थान प्राप्त हुआ है वो गंभीर श्रेणी में, उसमें अलग अलग श्रेणियां बनाई हैं, जो गंभीर की जो श्रेणी है उसमें उसका स्थान हुआ है। तो रिपोर्ट में भारत की भूख और कुपोषण की गंभीर स्थिति को उजागर किया गया है और भारत का जो GHI स्कोर है वो कितना है, वो 27.3 है। तो ये GHI स्कोर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, उसमें भारत का स्कोर है 27.3 और इसके साथ जिसमें यह भी बताया गया है कि भारत में 13.7% जनसंख्या कुपोषित है और इसके साथ साथ 35.5 बच्चों की जो लंबाई है वो उनके लंबाई के हिसाब से कम है। तो जितनी लंबाई होनी चाहिए उससे उनकी लंबाई, ये 35.5% बच्चे हैं, उनकी लंबाई कम है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके साथ ये भी बताया गया है कि 18.7% जो बच्चे हैं उनका वजन कम है। तो जितना वजन होना चाहिए उससे भी इनका वजन कम है। और 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जो मृत्यु दर है वो 2.9% है। तो 2.9% है। ये आपके लिए ये सब चीजें डाटा तो है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है, वो है 105। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, उनसे भी भारत की स्थिति जो है वो पीछे है। केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो है वो अच्छी स्थिति में भारत है। तो इससे जो भारत में कुपोषण को खत्म करने या कुपोषण की जो समस्या है उसको खत्म करने या उस लक्ष्य को प्राप्त करने, कुपोषण को समाप्त करने की जो लक्ष्य है उसमें एक बाधा देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इंडेक्स में जो रिपोर्ट के आधार पर जो रैंकिंग दी गई है वो काफी अच्छी नहीं है, काफी खराब है। तो इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि देश में कुपोषण की समस्या अभी भी किस स्थिति में है, गंभीर की श्रेणी में रखा गया ना, तो गंभीर की श्रेणी में रखा गया है, खासकर बच्चों में देखा गया है। और 2000 के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ है जब भारत खतरनाक स्थिति में था। तो खतरनाक की श्रेणी से अब भारत गंभीर की श्रेणी में है, लेकिन स्थिति अभी भी सुधार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वर्ष 2000 की तुलना में अच्छी है। तो यूएन का जो 2030 तक शून्य भूख की तरफ बढ़ने का जो एक लक्ष्य रखा गया है उसमें इस तरीके की बाधाएं देखने को मिल रही, क्योंकि अभी भी भारत में जो एक बड़ी आबादी का देश है उसमें क्या है, भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 105 है और अभी भी 13% जनसंख्या कुपोषित है, 35% बच्चों की लंबाई कम है और आपका 18.7% बच्चे जो हैं उनका वजन जो है वो कम की श्रेणी में आता है। तो ये कुछ ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया था उस रिपोर्ट के आधार पर आपके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट खबर है। अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण है से है वो है अभी 149वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की महासभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रही है, जो 13 से 17 अक्टूबर के मध्य आयोजित की जाएगी। और इसका जो बैठक का मुख्य विषय है वो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग शांति और सतत भविष्य के लिए। तो ये जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है इसकी बैठक कहाँ, जिनेवा में हो रही है, स्विट्जरलैंड में। जो IPU की बैठक है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो रही है और इस बैठक में जो विषय है उसमें क्या है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग शांति और सतत भविष्य के लिए। ठीक है, तो ये इसका प्रमुख विषय है। इस बार जो सभा है उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन के प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो इस सभा का में कृत्रिम AI के लोकतंत्र और मानवाधिकार और कानून के शासन के प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये विभिन्न संसदीय समितियों के बीच चर्चा का मुख्य फोकस जो है वो वैश्विक शांति और सुरक्षा, लोकतंत्र, मानवाधिकारों पर है, जिसमें भारत की तरफ से कौन जा रहा है, भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रतिनिधि मंडल का जो जा रहा है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप ये जानिएगा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो अगला जो महासभा 13 से 17 अक्टूबर में होने वाला है वो कहां हो रहा है, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका विषय क्या है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग शांति और सतत भविष्य के लिए। ठीक, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और था। अब हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं, तो वो क्या है देखते हैं। जो अगली हमारी इंपॉर्टेंट खबर है वो है भारत का पहला जो अंतरराष्ट्रीय
विज्ञान महोत्सव है वो नॉर्थ उत्तर पूर्व क्षेत्र में 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 में आयोजित होगा। तो भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हो रहा है? उत्तर पूर्व में 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक। और यह महोत्सव कहाँ है? गुवाहाटी के IIT परिसर में होगा। समझ गए कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी के IIT परिसर में ये आयोजित किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। और इस क्षेत्र की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के लिए जो विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में जो उनके प्रदर्शन होंगे, जो उनकी क्षमता होगी, उसको प्रदर्शित करने का एक विशेष अवसर होगा। इस 10वें संस्करण का मुख्य विषय क्या है? तो विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को वैश्विक निर्माण के हब में बदलना। तो इसका विषय क्या है? इसका विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को वैश्विक निर्माण के हब के रूप में बदलना। इस आयोजन का उद्देश्य भारत को विज्ञान प्रौद्योगिकी से प्रेरित आत्मनिर्भर और औद्योगिक शक्ति बनाना और महत्वपूर्ण ध्यान कदम उठाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रेरित करने, आत्मनिर्भर और औद्योगिक शक्ति बनाने के महत्वपूर्ण कदम उठाना है। महोत्सव में आर्टिफिशियल AI, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसी उभरती तकनीकों पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही मंच छात्रों, वैज्ञानिकों और उद्योग के नेताओं को जोड़कर नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से ये जो आयोजित किया जा रहा है, ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। जो पहला अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, कहाँ हो रहा है? गुवाहाटी IIT परिसर में। और इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को वैश्विक निर्माण की हब के रूप में बदलना, तो ये उसका मुख्य विषय है। और इससे क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट के जो विज्ञान की क्षमताएं हैं वो प्रदर्शित होंगी, उनको अवसर मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। वो क्या है? वो भारत की अंतरराष्ट्रीय जो आयोग है, नेशनल स्पेस कमीशन है, ने लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को मंजूरी दे दी है। तो लुपेक्स को मंजूरी प्रदान की गई है आपके राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग के द्वारा। और यह भारत का 5वां चंद्र मिशन होगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की खोज करना है। यह जो मिशन होगा वो इसरो और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है के बीच में एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में यह किया जाएगा। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग है, उसने क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये भारत का 5वां चंद्र मिशन होगा। और यह जो चंद्र मिशन है ये क्या करेगा? इसका उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की खोज करना है। और ये इसरो और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके सहयोग से यह प्रयास को संपन्न किया जाएगा। लुपेक्स जो है वो मिशन जो है वो चंद्रमा की सतह और उस सतह पर जल की मात्रा और वितरण का अध्ययन करेगा। और इस मिशन में एक महत्वपूर्ण पहल यह है कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में जो मौजूद पानी है उसकी भी खोज करेगा। जो बर्फ के रूप में मौजूद पानी है उसकी खोज करेगा। और इसके साथ साथ भविष्य में मानव मिशन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, उस पर भी इस मिशन के माध्यम से देखा जाएगा। या इसरो के चंद्रयान-3 जो चंद्रयान-3 मिशन था उसकी सफलता के बाद ये चंद्र के अन्वेषण कार्यक्रम का अगला बड़ा मिशन होगा, अगला बड़ा कदम होगा। तो आपने देखा कि भारत के जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग है उसने लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। और ये भारत का 5वां चंद्र मिशन होगा जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की खोज करना है। और ये भारत के इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच के सहयोगात्मक प्रयास से ये मिशन संपन्न किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आइए एक बार हम रिवाइज कर लें। तो पहला जो हम बैक रिवाइज करेंगे तो इसमें देखते हैं कि भारत को जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग है उसने क्या किया है? लुपेक्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की खोज करेगा। ये इसरो और जापान के सहयोग से संपन्न होगा। इसके अलावा आपने देखा कि पहला अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है वो IIT गुवाहाटी के परिसर में आयोजित किया जाएगा। और इसके माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को वैश्विक निर्माण हब में बदलना,
ये उसका उद्देश्य रखा गया है। इसके साथ साथ इसकी सहायता क्या मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जो युवा हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनको अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक अवसर मिलेगा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के माध्यम से। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा 149वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है उसका जो सम्मेलन होने वाला है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होगा, और इसमें क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करके शांति और सतत भविष्य के लिए प्रयास करना है इसका मुख्य विषय। और भारत की तरफ से लोकसभा जो स्पीकर हैं ओम बिरला, वो प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये गया हुआ है। तो हमारा एक और इंपॉर्टेंट था, वो था GHI का एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया है कि भारत जो है वो 127 देशों में 105वां स्थान है, और भारत की जो स्थिति है वो गंभीर श्रेणी में है। भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आगे है। और भारत का जो GHI स्कोर है वो कितना है, 27.3। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि GHI की जो इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भारत की जो स्थिति है वो 105वीं रैंक है। इसके अलावा हम और चलते हैं, तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो सफलता मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसके बहुमत, उसके गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वहां जो सरकार बनाने की पहल चल रही है, तो उस दिशा में 2019 में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जब धारा 370 वहां से हटाया गया था, तो उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उस राष्ट्रपति शासन को अब हटा लिया गया है और जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार का गठन होना है, तो उस दिशा में। इसके अलावा हम जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो था हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार जो निहोन हिडानको जो आपका संगठन है, जो संगठन जापान का एक संगठन है जो किस लिए काम करता है, वो परमाणु निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में काम कर रहा है, परमाणु हथियारों के विभीषिका के बारे में वो लोगों को अवेयर कर रहा है। तो उसको प्रदान किया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 का। और ये समूह जो है वो क्या है, ये समूह हिरोशिमा नागासाकी में बचे हुए लोगों का एक समूह है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट आज के जो करंट अफेयर्स थे उन पर चर्चा कर ली, उनको रिवाइज कर लिया, और अब हम नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।